तो जो आपके बनलाइन क्वेश्चंस होंगे, जैसे लाइक मान लीजिए सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, इस तरह से लगभग 200 क्वेश्चंस की एक सीरीज आपको और मिल जाएगी, जो मैंने बोल दिया है टीम एज सून एज पॉसिबल आपको अपलोड कर देगी, टेलीग्राम ग्रुप में आप तक पहुंच जाएगी। नहीं तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। हाँ, जैसा आपकी मन करे, जब चाहे तब देख लेंगे। उसका मैं ये मान के चल रहा था कि आप लोग थोड़ा सा उसको देख कर आएंगे, ओवरव्यू लेके आएंगे, मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, आपको ऐप से मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जो लोग इंस्टा पे ऐड है उन्हें इंस्टा पे मिल जाएगा, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, तो उसमें एक बात यह है, तो एक तो आपको 200 क्वेश्चंस की सीरीज मैं आज उपलब्ध करा दूंगा, या तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं भी बोल देता हूँ, क्लास के बाद तब मिल जाएगी। उसके पश्चात हमारा टारगेट एक ये है कि ये जो टॉपिक है इसकी लिमिट कुछ नहीं है, क्योंकि आप कितनी भी रचनाएं याद कर लीजिए, उसका कोई भी एक, जिसे कहते हैं ना अंकित इंस्टाग्राम, तो कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जितने रचनाएं पूछी जा चुकी हैं, जितने लेखक हैं, जितने रचयिता हैं, उन सबको ध्यान में रखकर मैं एक कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराऊं। तो जो कि मैंने एक पीडीएफ में ये जिस वक्त मैं आपके सामने दिखाऊंगा वो, उसके पश्चात आपका 2 पीडीएफ 100 की और हैं, उसके बाद इस तरह के आपके पास थाउजेंड्स क्वेश्चंस लगभग आएंगे, जो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मिल जाएं, किसी तरह का कोई इसमें डिले ना हो। तो बस आपको ये पढ़ना है, और ये पढ़ने के पश्चात मैं इस बात के बाद आश्वस्त हो जाऊंगा कि आपको इसकी जरूरत ना पड़े, पहली चीज। जी हाँ, अंतहीन रहेगी ये क्रिया। दूसरा एक चीज और, मैंने क्योंकि जब मैं क्लास के लिए प्रिपेयर करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है, नॉट ओनली यूपीएसआई बट ऑल्सो वो एग्जाम जो हमारे समकालीन चल रहे हैं, है ना, उन सब में क्या ट्रेंड रहा है, जो पीछे के सालों में एग्जाम हुए हैं उस समय मैंने देखा है कि कहीं भी चिराग, मैं अभी इसे शेयर कर दूंगा इंस्टा आईडी को प्लीज वेट, मेरा कन्वर्सेशन कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, मैं बता दूंगा, 2 मिनट रुक जाइए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जो क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जो आए हैं, उन सब में एक तो वोकैब बहुत आई है, जो मैंने ठीक ठाक आपको दे दी है। उसके बाद रचनाएं बहुत आई हैं, उसमें कहीं ये नहीं पूछा गया कि भाई वीर गाथा काल कब से कब स्टार्ट हुआ, आदिकाल कब से कब स्टार्ट हुआ, ये सब चीजें नहीं आ रही हैं, केवल रचनाएं आ रही हैं। तो हमारे हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य ये है, जितनी भी मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं, उन सभी में किसी में ऐसा नहीं है कि एक बेसिक से स्टार्ट हो। केवल क्या दिया है, कालिदास उनकी रचनाएं लिख दी हैं, मुंशी प्रेमचंद उनकी रचनाएं लिख दी हैं, बिहारी जी की रचनाएं लिख दी, केवल रचनाएं, और सारी किताबों में इस तरह कलेक्शन है। मैंने जो एक इस समय प्रयास किया है आपके लिए, मैं थोड़ा सा बेसिक आपका बनवाऊं, जो लोग हिंदी के बैकग्राउंड से नहीं है, जो लोग इंग्लिश माध्यम से हैं, या फिर हिंदी को उन्होंने केवल रट्टा मार के पढ़ा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए, तो उनको थोड़ा सा मैं समझा पाऊं कि आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है चीजों को। तो हम थोड़ा सा उसको शेयर करेंगे आज, और फिर कुछ एमसीक्यूज हैं वो करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास थोड़ा सा लिमिटेड बचा है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग थोड़ा मेरा साथ देंगे और मेरी स्पीड को अपने ऊर्जा के साथ धक्का लगाएंगे, तो हमारी ट्रेन जो है बुलेट ट्रेन बन जाएगी। आर यू रेडी गाइस? देन आई विल स्टार्ट द सेशन। अरे भाई, तुम कब तक मुझको रोकोगे, कब तक मुझको रोकोगे, है ना? कितनी भी समस्याएं आए, आप तो एकदम बन जाइए माझी। कौन सा? जीतन राम माझी नहीं, बिहार के जो एक्स सीएम थे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उस दशरथ माझी की बात कर रहा हूँ जिसने पत्थर को काट के रास्ता बनाया था। उसने अपनी महबूबा के लिए बनाया था, अपनी बीवी के लिए बनाया था। आप यूपीएसआई की वर्दी के लिए बना दो, और पत्थर थोड़ी काटना है, एक छंद काटना है, एक समास काटने हैं, अलंकार काटने हैं, या फिर मैथ्स का कोई एसआई है, सीआई है, वर्क एंड टाइम एंड वर्क है, पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स हैं। कितने हैं ये? पहाड़ काटने से कम मेहनत लगती है इसमें, उसमें धूप में नहीं तपना पड़ता। और सीधा सा एक शेर है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। बहुत शानदार गजल है, सुनना इसको। चलो ठीक है, अब पढ़ लो थोड़ा सा। अब 20 मिनट्स का एकदम मोनोलॉग चलेगा एज यूजुअल। उसके बाद मैं आपके एक एक क्वेश्चंस को लूंगा, जो कि मुझे उम्मीद है नहीं होते, कुछ तो ऐसे बैठे होते हैं आज हिंदी का मास्टर आएगा उससे ये क्वेश्चन पूछना है,
नहीं यार ये तो बता देगा, तो कुछ और पूछना है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए पूछना है, नहीं आ रहा है इसके लिए नहीं पूछना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ उस पे तंज जरूर कीजिए करेगा, वो कुछ ना कुछ पंच मारेगा, तो उससे हा ही हु क्लास में हो ही जाएगा, है ना। तो नालायक को 10 मिनट तक 20 मिनट तक डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे केवल बोलने देना, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं करो, तुम्हें वार्म अप चाहिए ही चाहिए होता है। मुझसे जब तक तुम स्टार्टर नहीं ले लोगे, तुम्हारा मेन कोर्स में मन नहीं लगेगा। मेन कोर्स पे आ जाए, चलो। देखो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है बच्चे, यामिनी जी भाषा वाला टॉपिक, हाँ बेटा वो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया। उसमें मैंने पीडीएफ मेंशन करा दी, कुछ चीजें मैंने क्लास में एडिशनल ऐड करा दी थी, एमसीक्यू मिल गए, खत्म, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना उसे। मनोज जी मैं बेस्ट कभी नहीं हूँ, आपकी वजह से, हम जो कुछ है वो मैं आपकी वजह से। एक तो तारीफ वारी कर दी, तुम लोगों को थैंक यू बोलने का मन करता है नहीं, अब कर दिए हो तो ठीक है, रख लो मेरी तरफ से थैंक यू। मैं ज्यादा ना थैंक यू बोलता नहीं हूँ, ना मुझे खुद सुनना पसंद है ना मुझे बोलना पसंद है, ठीक है। अब जरा सुनो, आपके में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह से आएंगे दोस्तों, ये समझ लो जरा। आपके में क्वेश्चन आएंगे ये कि कोई रचना दे दी होगी, रचना दे देंगे, ठीक है, उसके लेखक के विकल्प दिए होंगे, ठीक है, कि 1 2 3 4, और इनमें से आपको सही विकल्प चूज करना होगा। लेकिन ये जो ट्रेंड है ये ठीक है, ये चल रहा है, लेकिन मैं जो है बेसिक से स्टार्ट करूंगा। जब तक मैं फाउंडेशन नहीं कर लेता, मैं नींव में जब तक ईंटें नहीं लगा लेता, मेरा मन नहीं भरता। तो मैं नींव में जरा ईंटें लगा देता हूं, तब हम जरा बात करते हैं। देखिए हिंदी साहित्य को जब आप पढ़ते हैं, तो हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हिंदी कब से स्टार्ट हुई। जब इंसान ने भाषा का विकास किया, जब व्यक्ति ने बोलना लिखना पढ़ना शुरू कर दिया, तभी से तो रचनाएं आई, है ना। एक जो हम सामान्य आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, जिस खड़ी बोली में मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस सब में क्या साहित्य की रचना कब से शुरू हो गई? भाई ऐसा कौन सा काल था जिस व्यक्ति जब से व्यक्ति ने गजलें लिखना शुरू कर दी, छंद लिखना शुरू हुए, समासों का प्रयोग हुआ, अलंकारों का प्रयोग हुआ, ये कभी ना कभी एक स्टेज तो आई होगी। तो एक जरा मुझे बेसिक क्वेश्चन बताइए, आपके हिसाब से गद्य का विकास पहले हुआ या पद्य का? बताइए, गद्य का पहले हुआ होगा या पद्य का? ऑब्वियस है पद्य का, गुज। अबे बिल्कुल, निधि अग्रवाल बता रही है। ऐसा क्यों है कि पद्य का आविष्कार क्यों हुआ? पद्य का आविष्कार इसीलिए नहीं दिव्या जी, पद्य का आविष्कार हुआ, जिन लोगों को लगता है गद्य का हुआ, नहीं वो गलत है, पहले कविता आई, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, छंद भी पहले आए थे, हाँ बिल्कुल, पहले के लोग ज्यादा ही शायर थे, इसीलिए देखो ना हर शायर के घर में 4 4 5 5 10 10 छोटी छोटी शायरियां घूमती रहती हैं, ज्यादा ही शायर थे और कोई काम था नहीं। भारत की पॉपुलेशन इसीलिए बढ़ी, है ना। चलिए, तो पद्य क्यों आया पहले? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, पद्य को याद करना सरल होता है। नोट कर सकते हैं इस बात को। एक प्रश्न कभी कभी आ सकता है, मुझ जैसा अगर व्यक्ति पेपर सेट करे तो मैं कॉन्सेप्चुअल बनाऊं, मैं रट्टाफिकेशन वाला एक ही पेपर ना बनाऊं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हिंदी साहित्य में पद्य का विकास पहले होने के कारण थे। पद्य को समझना और याद करना सरल होता है, पद्य को आप एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति तक जल्दी पहुंचा सकते हो, पद्य का प्रभाव आपके मस्तिष्क के साथ साथ आपके दिल पर भी होता है, पद्य में भावुकता ज्यादा आती है, पद्य में भावुकता ज्यादा आती है, पद्य में भावुकता ज्यादा आती है, और पद्य से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में आसानी होती है, तो हम लिखवा चुके हैं। अब जरा समझो एक बात फिर से, पद्य जब आया तो एक बात समझिए, जैसे मैंने आपको एक शेर सुनाया, ठीक है, वो शेर आपको तुरंत याद हो जाएगा, और मैं उसके मायने बताऊं तो आप मायनों को एज इट इज याद नहीं कर पाएंगे, मायनों को आप एज इट इज याद नहीं कर पाएंगे, बस बल्कि आप उनके अर्थों को याद कर पाएंगे।
मतलब अगर मैंने बोला कि भाई इस दोहे का अर्थ ये है कि कभी ये कहना चाह रहा है, तो जो मैंने मायने बताए उसका आप अपनी भाषा में अर्थ निकालेंगे, तब आप हम तक नेक्स्ट टाइम जो बताएंगे एज इट इज नहीं होगा, लेकिन जो दोहा होगा वो आपको एज इट इज याद हो जाएगा। चौपाइयां आपको एज इट इज याद हैं, शायरियां गालिब की एक से एक सबको एज इट इज याद होंगी। ठीक है, जब आपके यहाँ आरतियां होती हैं, आपके यहाँ जो अजान होती है वो एज इट इज याद होती है, कव्वालियां एज इट इज याद होती है। क्यों, क्या कारण है उसके? क्योंकि जो गद्य होता है उसे याद करना कठिन होता है, पद्य को याद करना सरल होता है। मैं अक्सर क्लास में मैं कोशिश पहले करता था कि यार ना गाया जाए, लेकिन मैंने जिस धुन में याद किया होता है उस धुन को जब तक मैं नहीं दोहराता हूं उदाहरण निकल के नहीं आता, इसीलिए मुझे गाना पड़ता है। और जब मैं गाता हूं तो उदाहरण मुझे एज इट इज याद हो जाते हैं। तो ये तरीका है चीजों को याद करने का। समझ में आ गया? तो सबसे पहले पद्य आया। पद्य को जो सबसे ज्यादा सुनने को मिलता है पहले वो सामवेद में देखने को मिलता है। पद्य जो है सामवेद से स्टार्ट हुआ था, जिसमें भजन कीर्तन मंत्रों का उच्चारण है, जिन्हें हम वाद्य यंत्रों के साथ गा सकते हैं। ठीक है, पहली चीज ये है। फिर जैसे जैसे मानव का विकास हुआ और हिंदी साहित्य का जो विकास माना जाता है उसकी अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। नोट्स में सब कुछ मेंशन है, उतना ध्यान रखिएगा। रचनाएं आपको सारी मिल जाएंगी, वो भी ध्यान रखिएगा। बस तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं भरोसा तोड़ के दिखा दूंगा। ठीक है। आदिकाल, आदिकाल का मतलब होता है, आदि का मतलब जहां से प्रारंभ हुआ हो। आदि का मतलब होता है जहां से प्रारंभ हुआ हो, स्टार्ट हुआ हो। दूसरा है, इसी का नाम है वीर गाथा काल। एक 1050 से 1375 ईस्वी। फर्स्ट, सेकंड, पहले आदिकाल की बात कर लेते हैं। अब आप कहेंगे सर 1050 का समय वो था जिस वक्त मोहम्मद गौरी भारत में आ रहा था, पृथ्वीराज चौहान का समय चल रहा था, उस समय से लगभग हिंदी साहित्य का विकास माना जा रहा है। नहीं सर, उससे पहले क्या हिंदी साहित्य नहीं था? बिल्कुल होगा। क्या उसके प्रमाण नहीं है इसीलिए नहीं मान रहे? जी हाँ, हमारे पास उस हिंदी साहित्य के होने के प्रमाण मौजूद नहीं है। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि तब हिंदी साहित्य की स्थिति क्या रही थी। ठीक है मेरे लाल, हाँ या ना? दूसरा एक और बात है कि उससे पहले यह माना जाता है कि संस्कृत ज्यादा मुखर थी इन कंपैरिजन टू द हिंदी के। दैट्स व्हाई हिंदी साहित्य का जो माना जाता है विकास वो आदिकाल से हुआ, ऐसे वीर गाथा काल कहते हैं। ठीक है, अब इसका जब कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्र बरदाई की जो पृथ्वीराज राजसव है वो किस काल की है? तो आप कहेंगे भाई वीर गाथा काल की है। कभी कभी क्या आता है, निम्न में से कौन सी रचना सबसे प्राचीन है या सबसे पहले लिखी गई? तो जब आप काल विभाजन कर लेंगे, आपको माइंड में एक आइडिया हो जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूं, आपको रचनाएं तो मिल जाएंगी, उनकी सने मिल जाएंगी, लेकिन रटोगे कैसे? सब कुछ थोड़ी रटना है, रटने को और भी बहुत कुछ है। रटने को इतना कुछ है कि जो रात को मोबाइल पे व्हाट्सएप पे शायरी भेजनी होती है वो दिन भर याद की जाती है यार। जिंदगी में इतने कम है, और अगर कॉल आ जाता तो फिर रागिनी सर ने सुनाई थी यार, वो बड़ी काम की थी, सफर में धूप तो होगी, जरा लिखो, और गलत जगह छेप दी, कट गया उसी दिन से। तो शायरियां यूज करना लेकिन सही जगह है। ठीक है, चलो। तो आदिकाल ये हो गया। अब इस आदिकाल को 1005 से 1375 ईस्वी माना जाता है, लेकिन इसे वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? आदिकाल को वीरगाथा काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस काल में वीरों की गाथा, वीरों की कहानियां ज्यादा गाई गई। ये पद्य पे ही बेस्ड होगा, ध्यान रखना, इसमें गद्य नहीं मिलेगा, पद्य ओनली, पद्य ओनली। जैसे चंद्र बरदाई ने कहा कि 4 5 24 गज अंगुल अष्ट प्रधान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, और बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और वहीं से मोहम्मद गौरी टैम बोल गए। लेकिन इतिहास ये कहता है मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के जो कबीले थे उनसे लड़ते हुए मरा, शहीद हुआ था या मरा था? वो शहीद क्यों गया यार, वो तो मरा था, नालायक था।
खैर वो मरा था। किनसे? जो कबीलाई लोग थे। पृथ्वीराज चौहान से मारने का कोई उसमें किस्सा नहीं आता। अब आप बताएं। तो उन्होंने वीरों की गाथा गाई थी। क्यों? क्योंकि भाई जिस राजा के वो अधीनस्थ रहा करते थे, जिस राजा के वो दरबार में रहते थे, उसकी तारीफ करना उनकी जिम्मेदारी थी, उसके कशीदे पढ़ना उनकी जिम्मेदारी थी, चाहे राजा कितना भी घटिया हो या राजा जितना भी बढ़िया हो। ठीक है, इसीलिए इसे कहा गया वीरगाथा काल। इज दैट क्लियर? वीरगाथा काल क्यों कहा गया? जी हाँ, राइट अनिल केशवानी, यू आर राइट। ठीक है ना? लेकिन अब आप ये बात पब्लिकली नहीं बोल सकते, लोगों के सेंटीमेंट हर्ट हो जाएंगे। और जब लोगों के सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो इंसान हर्ट हो जाता है जो बोलता है। 3 टाके आते हैं मिनिमम यहाँ पर सर में, और हाथ पैर टूट कर मतलब कस जैसे ना खोल के रख देते हैं, फिर घर डॉक्टर जाके उन्हें एक एक करके कसता है, उन्हें रिंच और वगैरह से। समझ रहे हैं ना? तो सेंटीमेंट हर्ट करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। चलिए, अब दूसरा है बच्चे, दूसरा देखें, भक्ति काल। भक्ति काल इसे कहते हैं पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। रचनाओं पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जो आप सोचे कि मैं टाइम खराब करने को बोलूं, देखो भाई मुंशी प्रेमचंद की रचना ये है, ये है, नहीं। मैं हमेशा उन चीजों पर टाइम खर्च करता हूं जिनमें आपका फाउंडेशन होगा, जो चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। ये हमारा तरीका है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। बाकी अगर आपत्ति है तो आप मुझे बता सकते हैं, सही लगेगी बात तो मान लूंगा। 1375 टू 1700 ईस्वी। ठीक है, ये हो गया भक्ति काल। जितने भी रासो आपको देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना 90%, बल्कि 95% रासो जो है वीरगाथा काल से लिए गए हैं। पृथ्वीराज रासो है, बीसल देव रासो है, कुमाल देव रासो है, जितने भी रासो हैं वो सारे के सारे आदिकाल से लिए गए हैं। ठीक है, हमारे सूरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास, रसखान इत्यादि, ये सारे के सारे भक्तिकालीन कवि थे। ये सारे के सारे भक्तिकालीन कवि थे। क्लियर है? ऋतु जी कहीं कहीं ये बिल्कुल ऐसा दिया होगा, मैं जो बता रहा हूं वो रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, आरसी शुक्ल जी के हिसाब से बता रहा हूं मैं। मिश्र बंधुओं का देखोगे तो और होगा, उसको मत देखो, केवल एक मोटा माटी आकलन रखो, इसका तनाव मत लो। ठीक है, अगला देखें। अच्छा हाँ, एक चीज और सुनो भाई, ऐसे कौन से कारण थे कि इस दौरान वीरों की कविताएं लिखी गई, और फिर इस पूरे के पूरे लगभग ये जो 300 या 400 साल का जो समय है केवल भक्ति की गई? क्यों? कारण बताया इसका, हिस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो चाहो तो। देखो इस वक्त क्या था, कबीलाई लोग थे, चाहे वो मोहम्मद गौरी रहा हो, चाहे महमूद गजनवी रहा हो, इस दौरान बहाए आक्रमण प्रबल थे। इस दौरान बहाए आक्रमण जो थे वो प्रबल थे। उससे क्या हुआ, राजाओं को अपने देश की रक्षा के लिए, अपनी सीमा की रक्षा के लिए युद्धों को लड़ना पड़ता था और अपनी जान गंवानी पड़ती थी। तो कवि क्या करते थे, उन राजाओं की मृत्यु का महिमा मंडन करते हुए युवाओं को प्रेरित करा करते थे कि अपनी देश, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए आप युद्ध में जाइए। उस वक्त राजनीतिक अस्थिरता थी। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण
बाहर के जो आक्रमणकारी थे वो आया करते थे और हमारे भूमि से संपदा को लूट कर चले जाया करते थे। बहू बेटियों का किडनैप करना, उनको गुलाम बनाकर बेच देना बहुत आम बात थी। यही कारण है कि मेरठ यानी जो हरियाणा साइड की बोली है वो बहुत ज्यादा खड़ी है। उनकी जो बोली है वो थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हाँ ये कब कोई फेंक के ना मार दो, कितनी भी प्यार से बोलेगा लेकिन भाषा उसकी खड़ी होगी। पंजाब में आपको लोग मस्तीखोर क्यों दिखते हैं कि भाई आज 1000 रुपए कमाए, कम से कम 500 रुपए वो खर्च कर ही मानेंगे, क्योंकि उन्हें उनके यहाँ आक्रमण इतने हुए थे बॉर्डर से कि उन्हें ये नहीं पता आज हमने खाना खाया है तो कल हम जिंदा होंगे या नहीं होंगे, तो जो है वो आज ही है, तो मस्ती करो और ऐश करो। सारे सिखों का, पंजाबियों का यही कल्चर है। क्यों? क्योंकि उस समय वहां पर वो बॉर्डर बहुत ज्यादा अस्थिर था। आप किसी भी पीछे उसका ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देखें। अब भाई आप से भक्ति काल में ऐसा क्या हुआ? भक्ति काल में क्या हुआ, जब मुगल भारत में आए तो थोड़ा सा राजनीतिक स्थिरता आई, लेकिन एक जो बात रही कि मुगलों ने हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया, लालच दिए। उससे क्या हुआ, जो लोग सबल नहीं थे, जिनमें अपना क्षमता नहीं थी, वो नहीं लड़ पाए और उन्होंने दूसरे धर्म को स्वीकारना शुरू कर दिया। अब यहां पर बात जीवन की नहीं थी, अब यहां पर अपनी धरती बचाने की बात नहीं थी, अब यहां पर बात थी धर्म की। तो तुलसीदास आए भाई, उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। उस वक्त फोटोकॉपी चलती नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि रामचरितमानस को लिखा और एक अपने शिष्य को याद करा दिया, चल बेटा तू 4 गांव जाओ, वहां पर लोगों को सुना ये कहानी। लोगों को सुनने में बहुत आनंद आया। फिर लोगों को लगा कि हाँ नहीं, राम जी की जो इमेज थी, जो उन्हें लोग भूल रहे थे, मुगल धर्म के चारों ओर, मुगलों के चारों ओर रहने के कारण उनका शुरू हुआ, फॉलोइंग फिर से बढ़ी। फिर उधर से आपका सूरदास जी आ गए, या लकुटी सा कांवरिया लेकर रसखान भी आ गए। भाई देखें आप, रसखान है लेकिन कृष्ण को गा रहे हैं। ये जो है ना, छोटे कद की बातें होती हैं, ये छोटे कद की बातें होती हैं। जो एकदम बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है ना, उसके लिए ईश्वर में भेद नहीं होता। एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। मैं तो अक्सर ये करता हूं, जब मेरा मन बहुत खराब होता है और मतलब मुझे लगता है मुझे किसी से बात नहीं करनी, तो सुबह उठते ही मैं एक गजल सुनता हूँ, कुनफाया। उसमें एक लाइन है, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था, तू ही था, इस तरह से है। जब कहीं पे कुछ है ना, तो उसको अगर आप ये मान के चले वो आपके आराध्य के बारे में, तो क्या ऐसा नहीं लगेगा आपको ये भाई मेरा ही भजन है? तो ये तो सब बेकार की बातें होती हैं, इन सबसे ऊपर उठकर आपको सोचना चाहिए। और जब आप एक वर्दी की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको जाति, धर्म, मजहब, भाषावाद, जाति, निर्जाति, उपजाति, इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। चलिए, क्या भक्ति काल हो गया, समझ में आ गया भक्ति काल क्यों हुआ? हाँ बिल्कुल। वैसे नजर बहुत पारखी है, कौन बच्चा है ये? अभय है ये बेटा। कॉपी पे देखो, कॉपी पे अभय है ना, कॉपी पे देखना होता है। हम काफी हैं इस चीज को। अगला देखें, रीतिकाल। रीतिकाल, अब रीतिकाल की क्या है? इसे बोलते हैं उत्तर मध्य काल। उत्तर मध्य काल, इसकी टाइमिंग है 1700 से 1900। ठीक है, और इसके बाद आया आपका आधुनिक काल, और इसका टाइम माना जाता है 1900 से अब तक। भाई एक मसला हो गया, रुको जरा। नंबर 1 का टाइमिंग लिखना, ये विक्रम संवत में, ईस्वी सन में नहीं है, विक्रम संवत में है, ये मिस्टेक हो गया। सारे के सारे विक्रम संवत कर लो। पहला जो आदिकाल है उसकी सही टाइमिंग है 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी। दूसरा वाला जो है
जिसे आप पूर्व मध्यकाल कह रहे हैं, उसका है 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी। तीसरा वाला जो है उसका है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी। ठीक है, और अंतिम जो बचा आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर डिस्कस कर लेंगे हम। 1900 ईस्वी से, सॉरी 1900 विक्रमी संवत है, अब तक, आधुनिक काल लिख तो दिया था वैसे भी, अब तक, और ये विक्रम संवत है, और ईस्वी सन आएगी आपकी 1843 से अब तक। ठीक है, इसे आधुनिक काल में गद्य काल इसीलिए बोला जाता है, गद्य जो है आधुनिक काल से ही लिखा गया। ठीक है ना, 1843 के आसपास ही जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे, लक्ष्मण प्रसाद थे, उन सभी ने रचनाएं करना शुरू कर दी थी। कालिदास हजारा हो चाहे कोई भी हो, उसके पश्चात हमें लगा कि अब ये यहां से, अभी दिखाता हूं मैं आपके लिए, ये देख लीजिए फिर से। ठीक है, अब 2 मिनट रुकिए जरा, मैं आता हूं। हाँ जी, हो गया। नहीं नहीं रोहित जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर लेखक ने से, आप डॉक्टर नागेंद्र को पढ़ेंगे, उन्होंने काल विभाजन अलग किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अलग किया है, और मिश्र बंधु ने अलग किया है, हर कवि का अपना रहा है। लेकिन मैंने वो माना है, वो काल विभाजन बताया जो सर्वमान्य है डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी का। अंशुल जी बोले। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोले। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? सर बढ़िया सर, ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था तो सर सीक्वेंस में आ रहा था सर, हाँ। कि जो आदिकाल है वो आपने पहले बताया था, तो अब जो बताया है वो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में आपने बताया सर भक्ति काल है 1318 से 1643 तक। अच्छा, हाँ, हाँ राइट फिर राइट उसके राइट। बाद उसके बाद सर आपने बताया रीतिकाल। रीतिकाल सर 1700 से 1900 तक आ गया। ये विक्रम संवत। ये विक्रम संवत है सर। हाँ हाँ। ये ईस्वी ये सन, रीतिकाल नहीं है। नहीं नहीं है ये रीतिकाल, लेकिन इसमें देखो 2 तरीके से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, एक तो सन के आधार पर, एक विक्रम संवत के आधार पर। ये मुझे लग रहा है कि ये टाइपिंग एरर हुई है, मुझे जो आपके पास नोट्स पहुंचा है। तो मैं सर नोट्स से नहीं, मैं तो सर आपके ही नोट्स से लिख रहा हूँ, मैंने तो नोट्स देखे भी नहीं अभी तक। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। देखें, एक चीज समझे, मेरे हेलो। अभी मैंने उन्हें मैसेज किया था, जो टाइपिंग थे उनसे क्लियर हुआ है, उन्होंने थोड़ा सा ना, मैंने जो बताया उसका उन्होंने नहीं किया। एक बात समझ लो, मैंने अभी मैं एक उसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसके बाद आपकी डाउट रहेंगे नहीं।
अभी वीर गाथा काल की मैं विशेषता बताऊंगा, कुछ प्रमुख कवि बताऊंगा, तो पर्टिकुलर हर काल को मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ ना, तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन नहीं रहेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना अंशुल, मैं आपको बताता हूँ इस चीज को, ठीक है। वीर गाथा काल हमने क्या बताया था सबसे पहले, उसकी विशेषता हम बता चुके थे कि भाई इसमें जो भाट कवि थे या जो राजा के अधीनस्थ कवि थे, उनके राज्य में रहते थे, वो उनकी तारीफें किया, उनकी तारीफ में वो कसीदे पढ़ा करते थे, फिर उन्हें वो कभी गांव दे दिए, कुछ जागीर दे दी, इस तरह से उन्हें नाम मिलता था, इसीलिए से वीर गाथा काल कहा गया। मैंने इसको दो सन में लिखा था, सन मैंने लिखी थी एक, इसको वीर गाथा काल को आदि काल भी लिखा था, ठीक है। तो जो मैंने पहली सन बताई थी 1050 से 1375 ईस्वी, 75 65 है, 75 है, वो था इसका मतलब। जो दूसरा वाला बताया था वो मैंने बताया था आदिकाल का, 993 से 1318। अब ये अलग अलग क्यों है, अलग अलग है अलग अलग राइटर्स के हिसाब से। तो मैंने वो दो जो प्रचलित हैं, जो सर्वमान्य हैं, उनको, उन दो सनों को मेंशन कर दिया है आपके नोट्स में। इज दैट क्लियर अंशुल? अच्छा सर, ये जो वीर गाथा काल है ये 1050 से 1375 तक चला, था, और दूसरा वाला जो आदिकाल जो है, आदिकाल जो है वो 933 से 1318 तक चला। मतलब ये इक्वली चले हैं, पर इनको अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग इनको डिफाइन किया है। हाँ सर, अब सही है सर, अब इसी हिसाब से सर आगे लेके चलिए। हाँ मैं उधर लिख सकता हूँ, और ये एडी में है और ये एडी में है, ध्यान रखना, यानी ईस्वी सन में। ओके सर, कौन सा वाला एडी में है? दोनों ही एडी में, ये भी ईस्वी सन है, ये भी ईस्वी सन है। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी विशेषताएं क्या थी वो हमने, इससे कुछ कवियों के नाम नोट कर लो जरा फटाफट। ओके सर। तो सबसे पहले मैं बोलता जा रहा हूँ, फटाफट नोट करते हैं ना, मुझे टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी लगेगा, ठीक है। सबसे पहले देखें इसमें विजयपाल रासो, मतलब जो रचनाएं इस दौरान हुई हैं, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्तिलता, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, बस। ओके सर। उसके बाद देखें दूसरी खुम्मान रासो, रचनाएं है ना? हाँ रचनाएं हैं। खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, सर गुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका, जय चंद्रिका। इज दैट ओके? अब ऐसे हजारों रचनाएं मैंने मुख्य मुख्य बता दी, वो आपकी पीडीएफ में मेंशन होंगी, ठीक है। तो जो मैंने बताया था, अगर मान लो कहीं आता है कि रासो किस काल की रचना है, कोई भी रासो आ जाए, पृथ्वीराज रासो से लेके बीसल देव रासो तक, आप आंख मूंद के लगाना भैया आदिकाल या वीर गाथा काल की ही रचना होगी, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। ओके चलिए, सीमा चौधरी जी फटाफट नोट कर लीजिए। मैंने बोला था खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका। खुम्मान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जय चंद्रिका। इज दैट ओके? अब बात करते हैं, आपका सेकंड हो गया भक्ति काल। ये आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा यूपीएसआई में, क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम होती है, लेकिन रचनाओं को याद करने के लिए, उनके टाइमिंग को डिफाइन करने के लिए पता होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब देखें इसका
भक्ति काल, भक्ति काल में बेटा दो काव्य धाराएं हुई हैं, आप सभी लोग ध्यान रखना। एक होती है निर्गुण, एक होती है सगुण। निर्गुण का मतलब होता है जो ईश्वर के गुणों को साइड में रख के बात करें। वो जैसे गुण क्या होते हैं, ईश्वर का आकार एक गुण है, ईश्वर का रंग एक गुण है ना, ईश्वर का बोलना, ईश्वर का रूप रंग, ये सब। तो जैसे आपके सगुण के तो बहुत कॉमन है, तुलसीदास जी, और आपके कौन है सूरदास, और जितने भी दास हैं 90% दास, ट्रिक बता रहा हूं ये लिख लेना, 90% दास जो होंगे वो भक्ति काल से होंगे ना। मैं यहां लिखता हूं, वो सगुण या निर्गुण तो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि वो सगुण ही होंगे दास, लेकिन होंगे ज्यादातर भक्ति काल से। 10% जो चांसेस हैं वो होते हैं आपके कोई निकल आए इधर उधर का। ओके, चलो बुलावा आया है, अगले बैच ने बुलाया है। निर्गुण का देख लो, निर्गुण का बेटा क्या है, जैसे आपके रहीम दास जी, रहीम दास, और आपके कबीर तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, कबीर, दादू, रैदास इत्यादि, ये सारे के सारे निर्गुण कवि थे। तो कबीर के क्या बात क्या बताया सर? कबीर दादू, 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 सूरदास, तुलसीदास, एक और है आपके रस खान। अच्छा, रहीमदास, कबीर, दादू, रैदास, लास्ट में क्या लिखा? वैदास, रैदास, रैदास। वैदास। अब देखें रीतिकाल, सोच रहा हूं चारों इसके अंदर भी सर दो उसमें काइंड में डिवाइड किया गया है, इसको भी भक्ति काल को भी, जैसे आदि काल को किया गया था वीरगाथा को। नहीं, वीरगाथा तो वीरगाथा और आदिकाल तो एक ही था, बस थोड़ा सा 10-15 साल का अंतर था। हाँ, सेम सभी में यही है, सेम सब में यही है कि जो पहले वाला बताया था। भक्ति काल का दूसरा नाम क्या था सर? भक्ति काल का मैंने बताया था आपको, पूर्व भक्ति काल का मध्यकाल। नाम, हाँ पूर्व मध्यकाल बताया था मैंने, ब्रिगेड लिखा होगा पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो सर अब इसका टाइमिंग, सर थोड़ा टाइमिंग और बता देते सर। टाइमिंग बता देता हूँ, पहले वाले का भक्ति काल का था 1375 से 1700 ईस्वी, और पूर्व मध्यकाल जो ब्रैकेट में लिखा था उसका था 1318 से 1643। एक मिनट सर, ठीक है, भक्ति काल अगर आप भक्ति काल कह रहे हैं तो ये भक्ति काल लिख दिया मैंने स्क्रीन पर, भक्ति काल 1375, और आदि काल अगर आप कहेंगे तो यही 1318 से 1643। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। रीतिकाल, रीतिकाल में रस, छंद, अलंकार और रीति का प्रयोग बहुत हुआ है। रति जो आता है ना कि भाई श्रृंगार की बातें बहुत हुई हैं, प्रेम का की बातें बहुत हुई हैं, तो ये वो काल है, ठीक है ना, तो इसे रीतिकाल कहा गया। इसका टाइमिंग मैंने बताया था आपको भाई, तो मैं इससे क्लियर कर दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ भाई, रीतिकाल, इसमें मैंने बताया था आपके लिए इसकी टाइमिंग, वो भी नोट कर लो फिर कंफ्यूजन ना रहे जब कर रहे हैं। तो 1700 से 1900, और ब्रैकेट में जो दूसरा वाला था जिसे आप उत्तर मध्यकाल कह रहे थे 1643 से 1843, ठीक है, 1643 से 1843। सर इसको उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। हाँ, इसको उत्तर मध्यकाल नाम से बोला था। ओके, तो रीति अभी कहा जाता है कि भाई रसों का काल कौन सा है, अलंकार का काल कौन सा है, तो भाई रीति काल।
इसकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं लिखनी है तो नोट कर लो फटाफट। सर ये जानना चाह रहा जैसे आपने सर बताया जैसे रीति काल और उत्तर मध्य काल दोनों इक्वली चल रहे थे। हाँ हाँ सर बिल्कुल। इसमें आपने जो नीचे लिखा है सर रस छंद अलंकार, और नीचे भक्ति काल भी है क्या सर इसमें? नहीं भक्ति काल वो पहले का लिखा हुआ मेरे लाल, उससे मैं रेस अच्छा। करना भूल गया, रेस करना। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें एक है कि श्रृंगार की चरम सीमा थी, मतलब आस की छाई हुई थी, आशिक हो रखे थे सारे के सारे। और भूषण एकमात्र ऐसे कवि थे, भूषण एकमात्र ऐसे कवि जिन्होंने वीर रस में कविता लिखी। अब ये बताइए कैसे आदमी होंगे? ये ऐसे आदमी होंगे कि एक बार एक कंडक्टर था, वो अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने गया। हाँ जी बिल्कुल शिवानी सही कह रहे हैं। अच्छा ओके ओके 2 मिनट रुकिए बस। तो एक कंडक्टर अपनी प्रेमिका से पहली बार मिलने गया, तो एक ही सीट पर बैठना था, उसकी जगह थी नहीं, तो उसने कहा साइड में हटो, यहाँ एक सवारी और बैठेगी। तो भूषण भी उसी टाइप के थे। भूषण कहते कि जब दुनिया श्रृंगार लिख रही है उस वक्त भी इन्हें लड़वाना ही था, तो ऐसा ही चल रहा था इनका भी मामला। तो एक बात ध्यान रखना, भूषण जो थे वो एकमात्र कवि रीतिकाल के थे जिन्होंने वीर रस में कविता लिखी। अपनी प्रेमिका से कहा होगा आरंभ है प्रचंड आज रक्त को, पूरा एकदम कूट के रखने वाले थे। इनकी रचना पढ़ो, भूषण साजी चतुरंग सैन आंगों में उमंगधारी सर जस बाजी जंग जीता ने चलत हैं, भूषण मनद नाद विहग में नगर ने की नदी मद मग रैन, नदी मद मग रैन में लहते हैं, कुछ तरह से शिवाजी के बारे में लिखा था इन्होंने, है ना। तो भूषण एकदम शानदार कवि थे, लेकिन ये वीर रस में लिखने वाले थे। तो आज की क्लास को यही रोकूंगा। अंकुश कुछ बोलना चाह रहा है, अंकुश आप बोलो, उसके बाद मैं क्लास को एंड करूंगा। ये टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ अंकुश यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्लास। हाँ सर गुड आफ्टरनून सर। सर बेसिकली अभी जितना आपने डिस्क्रिप्शन दिया है आदिकाल का एंड देन भक्ति काल, रीति काल एंड देन वी लाइक मूव इट विद आधुनिक काल, राइट। तो इसका अगर पूरा एक कंसाइज जो निकाले, जैसे अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन आता है कि जहाँ पर एक कविता दे दी है एंड कविता में अगर मुझे उसको लाइक एकदम पढ़ के इफ आई फील कि यार यहाँ पर ना इट्स लाइक डिवोशन है, सो वो भक्ति काल की हो जाएगी, राइट। तो वो भक्ति काल का है ना। और वैसे अगर हाँ 90% भक्ति काल का है, मतलब ये मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। अगर कोई कविता को पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है खा ले नहीं खाएंगे। प्लीज म्यूट द माइक, जिसका शायद अंशुल का खुला रह गया है। अंशुल अपना माइक म्यूट कर लो। हाँ बोलो अंकुश। एंड सर जैसे किसी क्वेश्चन में अलंकार आया या फिर रस आया तो 90% चांसेस है कि द आंसर वुड बी रीतिकाल, राइट। हाँ ओके 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 अब समझ आया मुझे, जब क्वेश्चन आते हैं तब मैं क्यों गलत करता था, राइट। थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा उससे। और जैसे क्या होता है ना, कभी पूछेंगे कोई रचना ऐसी दे रखी है, कोई दोहा है, और वो दोहा ऐसा है आपको आइडिया नहीं लग रहा भाई किस काल का होगा। 4 कवि दे रखे हैं, आपको ये पता चला भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय नहीं हुए थे, आपको पता बिहारी उस टाइम हुए थे, बाकी 3 कहा था यार ये 3 तो आधुनिक कवि हैं, एक रीतिकाल कवि हैं, एक आधुनिक काल के हैं, एक आपके उसका दूसरे किसी अन्य काल के हैं। तो बिहारी बच्चे जो उसमें सुटेबल बैठ रहे हैं, फट से बिहारी लगा के आप निकल के चले जाओगे रचनाओं में, राइट राइट। इसीलिए मैंने थोड़ा सा जी राइट। एंड जैसे सपोज एक क्वेश्चन आता है जिसमें दी कविता इज ऑफ श्रृंगार रस, ठीक है सर, एंड उसमें आई हैव दिस ऑप्शंस की तुलसीदास, सूरदास, रसखान, और एक ऑप्शन है जो रीतिकाल के कवि है, मतलब एक ऑप्शन है जो मुझे नहीं पता, बट मैं ये देख सकता हूँ कि हाँ कि दिस तुलसीदास, सूरदास, रसखान आर फ्रॉम भक्ति काल, तो ये है ही नहीं। और जो चौथा वाला ऑप्शन है वो है राइट आंसर उसका। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देयर इज अ ट्विस्ट। ओके आप तुलसीदास को अगर आप पढ़ेंगे तो उन्होंने भी ठीक ठाक श्रृंगार लिखा है, ऐसा नहीं है। जब माँ सीता राम जी से लव एट फर्स्ट साइट होता है ना उनका, फूलों की वाटिका में मिलते हैं, तो वहां पर श्रृंगार लिखा गया है। और
जब वहां पर एक लिखा गया है कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुझे इस तरह की विडंबना थी कि मैं जब माँ सीता के सौंदर्य का वर्णन कर रहा था तो कहीं ऐसा ना लगे कि मैं उनका महबूब हूं, और कहीं मैं इतना कम ना लिख दूं कि उनकी सुंदरता ना लिख पाए। तो वो द्वंद में है तुलसीदास, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं आपको अपनी माँ की सुंदरता के बारे में लिखना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं आप एक बॉर्डर क्रॉस ना कर जाए सुंदरता के बारे में लिखते लिखते, जो बेटा नहीं कर सकता। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी माँ इतनी सुंदर है आप उसको कम बता पाए तो लगेगा यार मैंने अपनी माँ की सुंदरता के साथ न्याय नहीं किया। राइट। तो लिखा गया है, लेकिन थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, चीजों को जब समझोगे तो आपकी जो तलवार में धार आई जाएगी। ठीक है, ओके ओके। चलिए मैं आज का सेशन यही एंड करूंगा। वेलकम। मैंने जो फाउंडेशन इसलिए बताया था आपके लिए, वंदना मैं अगला सेशन यहीं से कंटिन्यू करूंगा, डोंट पैनिक, मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, रचनाएं भी कराऊंगा। पीडीएफ आपको मिल चुकी है, प्लीज एक रिक्वेस्ट है अगले सेशन में पीडीएफ का जो है उसको आप अध्ययन करके ही आइएगा, बिना उसके अध्ययन के आनंद नहीं आने वाला। ठीक है, तो मेरी इंस्टा आईडी है बेटा, एक बार नोट कर लो, जो लोग पूछ रहे हैं बार बार मैं फटाफट से बता देता हूं और फिर मैं सेशन को एंड करूंगा। आप जब जाइएगा मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहां पर एक लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। राघवेंद्र.मिश्रा RAGHVENDRA.मिश्रा, राघवेंद्र.मिश्रा, ये आपकी मेरी इंस्टा आईडी है। आप इसको मुझे जाके आप फॉलो करना, मुझे जब आप मैसेज करोगे फिर मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाके उस जो 200 क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए इतनी देर। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह। अब तो हिंदी का कंप्लीट कर ही मानेंगे। ठीक है, रोज हमें हमारी शकल आपको देखनी पड़ेगी। ओके चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।